हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आर्स नोट्स पर। और आशा करता हूँ दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, राजस्थान माध्यमिक बोर्ड द्वारा आपका रीट का एग्ज़ाम दोस्तों होने जा रहा है। और उसके लिए मैं आपके लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट दोस्तों लेके आए हैं। ये जो प्रैक्टिस सेट होगा आपका लेवल 1 यानी कक्षा 1 से 5 तक के परीक्षार्थियों के लिए होगा। पूरे के पूरे 150 प्रश्न आपको इस वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। ये जो 150 प्रश्न हैं वो रीट द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे। तो आप एक भी क्वेश्चन जो है मिस मत कीजिएगा, वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पैटर्न क्या है एग्जाम का। सब्जेक्ट्स होंगे दोस्तों आपके चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 प्रश्न होंगे और 30 ही नंबर होंगे दोस्तों इसमें। लैंग्वेज 1 होगी। लैंग्वेज 1 में हिंदी, सिंधी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी एंड गुजराती यानी कि आप इसमें से एक चुन सकते हैं। लैंग्वेज 2 होगी हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी एंड गुजराती, आप इसमें से एक चुन सकते हैं। दोनों जो है 30-30 नंबर के होंगे, 30 प्रश्न होंगे। मैथमेटिक्स होगा 30 नंबर का और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ होगी 30 नंबर की। और टोटल समय होगा आपके सामने 150 मिनट यानी कि 2 आवर और 30 मिनट्स। तो आइए दोस्तों बिना समय गवाए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित प्रश्न शुरू करते हैं। पहला देखिए, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह परिभाषा दी है। तो ये कहा है दोस्तों क्रोवेव क्रो ने, ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए कि शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। ये नहीं है दोस्तों नैतिकता का होना। शैशवावस्था में दोस्तों नैतिकता नहीं आती है, वो जो है किशोरावस्था में आती है, बाल्यावस्था के बाद आती है। आगे देखिए तीसरा प्रश्न, संज्ञानात्मक विकास में वंशक्रम निर्धारित करता है। ये निर्धारित करता है दोस्तों मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को, ऑप्शन ए दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए कि बाल्यावस्था को छद्म परिपक्वता काल मानने वाले विद्वान हैं। तो ये माना था दोस्तों रोस ने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रोस ने बाल्यावस्था को छद्म परिपक्वता का काल कहा क्योंकि 6 से 7 वर्ष की आयु में बालक के विकास में स्थिरता आ जाती है। ठीक है, आगे जेरोम ब्रूनर के संरचनात्मक विकास सिद्धांत को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। ये जाना जाता है दोस्तों अन्वेषण सिद्धांत के नाम से, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे देखिए कि अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझ सकता है। ये समझ सकता है दोस्तों भाषा एवं व्यक्ति के आधार पर, ऑप्शन सी। अगला है, फ्राइड की अनुशंसित व्यक्तित्व की बनावट के अनुसार निम्न में से कौन मूलभूत तीव्र इच्छा के उठने के साथ ही तुरंत तथा अनैच्छिक रूप से सभी नियम तथा जीवन की सत्यता तथा नैतिकता की अवहेलना करते हुए संतुष्ट करता है। आपके ऑप्शन हैं प्राअहम, अहम तथा प्रहम दोनों, इद्म या अहम। दोस्तों साथ के साथ आप जवाब भी देते चलिएगा।
और आप बताइएगा अंत में आपके 150 में से कितने जवाब सही मिले, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो इसका जवाब होगा अहम तथा प्रहम दोनों, ऑप्शन बी। आगे देखिए, ये बालक प्रसंग बोध परीक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित किए गए हैं ये किए गए हैं दोस्तों लोगों के स्थान पर जानवरों को, ऑप्शन बी। अगला, समाजनीति विधि के जनक हैं। ये हैं दोस्तों J.L. मोरिन, ऑप्शन डी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समाजनीति विधि होती क्या है दोस्तों? समाजनीति विधि में व्यक्ति के सामाजिक सराकोरों से व्यक्तित्व का निर्धारण होता है। वह दिए गए समूह में से जिस व्यक्ति को आदर्श मानता है, इससे भी उसके व्यक्तित्व का पता चलता है। तो सामाजिक सरोकारों जो हैं दोस्तों, उसके व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं समाजनीति विधि में। आगे, बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक कौन हैं? ये हैं दोस्तों हावर्ड गार्डनर, ऑप्शन डी। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? ये नहीं है दोस्तों अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना, ये मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है। अगर निम्न में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित बालक की समस्या नहीं है? ये नहीं है दोस्तों रहने के लिए स्वस्थ परिवेश, ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए कि निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। ये किया जा सकता है समावेशित शिक्षा द्वारा, ऑप्शन ए। समावेशित शिक्षा आपको पता है दोस्तों, जिसमें पिछड़े हुए बालक और प्रतिभाशाली बालकों को साथ पढ़ाया जाता है एक कक्ष में, ताकि वे एक दूसरे से सीख सकें। अगला, निम्न में से कौन सी दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए उपयोग की जाने वाली सहायक सामग्री नहीं है? ये नहीं है दोस्तों ऑप्शन डी, पाठ्य पुस्तक का अनुपूरक होना। ये दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए उपयोग की जाने वाली सहायक सामग्री नहीं है। और तीनों हैं बड़े प्रिंट की किताबें हैं, विशाल कंप्यूटरीकृत किताबें हैं, और वाणी संश्लेषक, तीनों जो हैं दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए सहायक होती हैं। आगे देखिए, एक समायोजन तंत्र में अतीत, वर्तमान और प्रस्तावित व्यवहार के अनुमोदित कारणों में तार्किक और सामाजिक रूप से सोचना शामिल है, कहलाता है। ये कहलाता है दोस्तों परिमेयकरण, ऑप्शन बी।
ठीक है। अगला, अनुभूति बच्चे और वातावरण के बीच अंतःक्रिया की निरंतर प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होती है। यह सिद्धांत में प्रतिबिंबित होता है। यह होता है दोस्तों पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, ऑप्शन बी। आगे देखिए कि सीखने का व्यवहारिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। ये दिया गया है कोहलर के द्वारा, ऑप्शन सी। आगे देखिए दोस्तों कि चिंतन क्या है। चिंतन जो होता है दोस्तों वो प्रतीकों का प्रयोग होता है, ऑप्शन ए। अगला, निम्न में से कौन सा उदाहरण बंडूरा के अवलोकन आधारित अधिगम का नहीं है। तो ये नहीं है दोस्तों, ऑप्शन डी, स्कूल की घंटी बजने पर अपने बस्ते बंद कर लेना। ये बंडूरा के अवलोकन आधारित अधिगम का हिस्सा नहीं है। अगला देखिए दोस्तों कि क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता। इसे कहते हैं। इसे कहते हैं दोस्तों शून्य प्रशिक्षण अंतरण। शून्य प्रशिक्षण अंतरण वो होता है जब एक सीखा हुआ ज्ञान न तो दूसरे ज्ञान में कोई मदद करता है न बाधा पहुंचाता है, तो उसे शून्य प्रशिक्षण अंतरण ज्ञान कहा जाता है। दोस्तों ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। आगे देखिए कि समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाले सिद्धांत का नाम है। यह सूझ का सिद्धांत, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों। अगला देखिए कि अनुकूलित अनुक्रिया से संबंधित नियम नहीं है। तो अनुकूलित अनुक्रिया से संबंधित जो नियम नहीं है वो नहीं है प्रभाव का सिद्धांत, ऑप्शन डी। दोस्तों जो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत था उसमें पावलोव ने 5 नियमों का उल्लेख किया है। कौन कौन से, उसमें समय का सिद्धांत है, तीव्रता का सिद्धांत है, एक रूपता का सिद्धांत है, पुनरावर्ती का सिद्धांत है तथा व्यवधान का सिद्धांत है। प्रभाव का सिद्धांत नहीं है। अगला, सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है। तो ये है दोस्तों शीघ्र सीखना है, ऑप्शन सी। अभिप्रेरणा शिक्षा का मूल आधार है, आपको पता है दोस्तों। इससे अध्यापक छात्रों को अपने लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। अध्यापक छात्र को बार बार प्रेरित करके उसके सीखने की गति में वृद्धि कर सकता है दोस्तों। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, शीघ्र सीखता है। आगे निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है।
ये नहीं है दोस्तों, शिक्षण अन्वेषण है, ऑप्शन डी। आगे देखिए कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया जाता है क्योंकि यह तरीका है जिसमें प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करे। भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई भी बालक पीछे न छूट जाए। यह बालकों को अपने पर विश्वास के लिए प्रोत्साहन देगा। तीनों ही बातें हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में, तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, और निम्न में से कौन सा कथन आदर्श संदर्भित परीक्षण के लिए सत्य नहीं है? ये नहीं है दोस्तों, यह एक मानकीकृत प्रशिक्षण है। ये जो है कथन आदर्श संदर्भित परीक्षण के लिए सत्य नहीं है। एक मानकीकृत प्रशिक्षण जो है दोस्तों परीक्षण का एक भाग नहीं है। आगे है कि भारत में प्रतिफल आधारित अधिगम व्यवस्था की शुरुआत मानी जा सकती है। ये मानी जा सकती है 1986 की शिक्षा नीति से, ऑप्शन बी। अगला देखिए कि क्रियात्मक अनुसंधान मौलिक अनुसंधान से भिन्न है क्योंकि यह अध्यापकों, शैक्षिक प्रबंधकों एवं प्रशासकों द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का बालकों का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता? तो ये नहीं लगाया जा सकता है दोस्तों पल्स पोलियो कार्यक्रम में। बार बार आया हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए कि शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 में दुर्बल और अभावग्रस्त समूह के बालकों के लिए पहली कक्षा में कितनी सीटों पर प्रवेश देना अनिवार्य किया गया है? ये किया गया है दोस्तों 25%, ऑप्शन बी। तो ऐसे दोस्तों आपको 30 प्रश्न बाल विकास एवं शिक्षा स्तर से। अब आते हैं हिंदी प्रश्न, यानी लैंग्वेज 1, जिसकी लैंग्वेज 1 हिंदी या लैंग्वेज 2 हिंदी हो दोस्तों, दोनों के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो सबसे पहले गद्यांश दे रखा है दोस्तों, गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प चुनिए। गद्यांश दोस्तों शिक्षा विविध जानकारियों का ढेर नहीं है जो तुम्हारे मस्तिष्क में ठूंस दिया गया है और जो आत्मसात हुए बिना वहाँ आजन्म पड़ा रहकर गड़बड़ मचा करता है। ये दोस्तों आपका गद्यांश, आप देख लीजिएगा। इससे संबंधित जो प्रश्न होंगे वो आपको करवाए जाएंगे। ये आपका गद्यांश था। पहला क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से समास रचना की दृष्टि से भिन्न विकल्प है। तो भिन्न विकल्प जो है दोस्तों वो है कपड़ा लत्ता में। आप देखेंगे जीवन निर्माण, मनुष्य निर्माण व चरित्र निर्माण में तत्पुरुष समास है, बल्कि कपड़ा लत्ता में द्वंद्व समास है। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, और यांत्रिक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है।
तो प्रत्यय वो होता है दोस्तों जो किसी भी शब्दांश के पीछे लगता है, और यांत्रिक में प्रत्यय है ऑप्शन ए इक। ठीक है दोस्तों। आगे पर्याप्त पद में संधि है। तो पर्याप्त बना है दोस्तों परी प्लस आप्त से, और परी यानी छोटी ई और यह मिलके बनेगा यण संधि। तो ऑप्शन ए इसका जवाब होगा दोस्तों। ई का क्या हुआ, यह हो गया। आगे देखिए, ग्रंथालय पुस्तकालय आदि शब्दों में प्रयुक्त संधि है। यह दोस्तों दीर्घ संधि, ऑप्शन डी। आगे देखिए दोस्तों, इच्छा शक्ति शब्द में प्रयुक्त समास है। तो इच्छा शक्ति दोस्तों, इसका विग्रह जो होगा वो होगा इच्छा की शक्ति, और इसमें जो समास है वो है तत्पुरुष। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। ठीक है। आगे है गद्यांश दे रखा है दोस्तों, गद्यांश में से प्रश्न 9 के उत्तर छांटने हैं। गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प चुनिए। गद्यांश दोस्तों, माता के स्नेह में माता के समान प्रत्युपकार की वासना भी नहीं है, दया मानो देह दरे सामने आकर खड़ी हो जाती है। यह आपका दोस्तों गद्यांश आप देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ये होता है आपका कंप्लीट गद्यांश। इसके बाद आते हैं इससे संबंधित प्रश्न। देखिए 36वां प्रश्न देखिए, गद्यांश में आए झोपड़ी आंधी आदि शब्दों में प्रयुक्त लिंग है। यह दोस्तों स्त्रीलिंग, ऑप्शन बी। आगे गद्यांश में आए पानी व गौरव शब्दों में प्रयुक्त लिंग है। यह दोस्तों पुल्लिंग, ऑप्शन ए। आगे है कि किंतु वात और वृष्टि से पुत्र की रोगी और अवस्था दशा में पलंग के पास उदास बैठी मन मारे उसका मुंह ताक रही है। पंक्ति में आए रेखांकित शब्दों का अर्थ क्या है। रेखांकित शब्द है दोस्तों वात, वृष्टि। तो वात का अर्थ होता है दोस्तों वायु, और वृष्टि होती है वर्षा। तो ऑप्शन ए इसका जवाब होगा, वायु और वर्षा। ठीक है। अगला गद्यांश में आए पुत्र शब्द का लिंग परिवर्तित करने पर शब्द होगा। तो पुत्र का बनेगा दोस्तों पुत्री, ऑप्शन ए। अगला मूसलाधार पानी बरस रहा है, वाक्य को पूर्ण भूतकाल में परिवर्तित करने पर उपयुक्त वाक्य होगा। यह दोस्तों मूसलाधार पानी बरस रहा था, ऑप्शन ए। ठीक है। आगे जो जागेगा सो पावेगा, यह वाक्य है।
यह है दोस्तों मिश्र वाक्य, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, यह वाक्य है। ये वाक्य है दोस्तों मिश्र वाक्य, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए कि शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम कांप क्यों रहे हो, इस वाक्य में कौन सा पदबंध है। इसमें है दोस्तों सर्वनाम पदबंध, ऑप्शन बी। दुसंज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण, इसके ऑप्शन से दोस्तों जवाब होगा सर्वनाम पदबंध। अगला देखिए कि बाल की खाल निकालना मुहावरे का भावार्थ है। यह दोस्तों अनावश्यक सूक्ष्म विश्लेषण करना, ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। ठीक है, इनमें से विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किसमें सही नहीं है। ये नहीं है आप लखनऊ से आए हैं, ऑप्शन बी। अगला देखिए प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण में विश्लेषण विधि अधिक उपयुक्त होती है क्योंकि इससे वर्ण के सही उच्चारण का ज्ञान होता है, इससे युक्त अक्षरों की दुरूहता कम होती है, यह संश्लेषण विधि के दोषों से बचाती है। तीनों ही बातें आती हैं, तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा उपरोक्त सभी। अगला लेखन कौशल के विकास के लिए किस विधि में बालक हाथ कान आंख आदि ज्ञानेंद्रियों की सहायता से अक्षरों को देखता है, ध्वनि को सुनता है व अक्षरों पर उंगलियों फेर कर अक्षरों की बनावट से परिचित होकर लिखना सीखता है। तो इस विधि का नाम है दोस्तों मॉन्टेसरी विधि, ऑप्शन ए। मारिया मॉन्टेसरी विधि द्वारा प्रतिपादित इसमें ज्ञानेंद्रियों द्वारा सीखने पर बल दिया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, मॉन्टेसरी विधि में मारिया मॉन्टेसरी ने जो है प्रतिपादित की थी। अगला भाषा शिक्षण की प्राचीनतम विधि है। कौन सी है दोस्तों, ये है अक्षर बोध विधि, ऑप्शन बी। आगे देखिए कि भाषा शिक्षण के किस उपागम में छात्र छोटी कक्षाओं से उच्च कक्षाओं की ओर जटिलताओं को बढ़ते क्रम में सीखता है। यह दोस्तों चक्राकार उपागम में, ऑप्शन सी। भाषा शिक्षण के चक्राकार उपागम में छोटी कक्षाओं से उच्च कक्षाओं की ओर जटिलताओं के बढ़ते क्रम में सीखता है। इस उपागम में विषय और पाठ्यक्रम के स्तर का नियोजन इस प्रकार किया जाता है कि अधिगमकर्ता कठिनाई के उच्च स्तर पर हर समय 2 या 3 श्रेणी स्तरों पर प्रकरण की पुनरावृत्ति करता रहता है। तो यह था आपका चक्राकार उपागम दोस्तों।
अगला देखते हैं कि मानव भाषा की विशेषता नहीं है। तो ये नहीं है दोस्तों साम्यता, ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, आगे निम्नलिखित में से अध्यापन कौशलों में शामिल नहीं है। ये नहीं है दोस्तों लेखन कौशल, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं दोस्तों कि एक शिक्षक कक्षा में कोयल का चित्र सहायक सामग्री के रूप में प्रयोग करता हुआ भाषा शिक्षण का कार्य करता है। इससे पाठ अधिक प्रभावी हो सकता है क्योंकि इसमें चित्र से छात्र ज्ञात से ज्ञात ज्ञान सहज ग्रहण कर लेंगे। चित्र से दृश्य बिंब तैयार होगा जो अधिगम में अधिक सहायक होता है और पाठ अधिक रोचक व आकर्षक होगा। तो तीनों बातें होंगी, ऑप्शन डी इसका जवाब होगा, परोक्ष बी। ठीक है, अगला निम्न में से किस अधिगम सामग्री का प्रयोग छोटी कक्षाओं में भाषा व गणित व बड़ी कक्षाओं में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, गणित, विज्ञान आदि विषयों के शिक्षण के लिए आसानी से किया जा सकता है। इसमें कपड़े पर विभिन्न विषयों से संबंधित चित्र, मानचित्र, रेखाचित्र, ग्राफ आदि प्रदर्शित किए जाते हैं। तो ये अधिगम सामग्री का नाम है दोस्तों फनेलन बोर्ड, ऑप्शन है। ठीक है, अगला देखिए कि निम्न में से कौन सा पाठ्यपुस्तकों की आवश्यकता से संबंधित बिंदु नहीं है। ये नहीं है दोस्तों पाठ्यपुस्तकें साध्य हैं, साध्य नहीं, ऑप्शन डी। ये पाठ्यपुस्तकों की आवश्यकता से संबंधित बिंदु नहीं है। आगे देखिए कि स्टोरेज डिवाइस में हम कौन सी फाइलों को स्टोर कर सकते हैं। इसमें कर सकते हैं हम माइक को, ऑप्शन डी। अगला देखिए कि जिन परीक्षा में सभी प्रश्नों का स्तर एक समान हो तो उसमें निम्न में से किस गुण का अभाव रहेगा। यह रहेगा दोस्तों विभेदकारिता का, ऑप्शन बी। आगे है कि निम्न में से प्रमापीकृत परीक्षण से संबंधित विकल्प नहीं है। ये नहीं है दोस्तों, यह कम विश्वसनीय विभेद है, ऑप्शन डी। प्रमापीकृत परीक्षण जो होता है दोस्तों वो औपचारिक होता है, अधिक विश्वसनीय व वैध रह होता है। परीक्षण विशेषज्ञों की समिति द्वारा किया जाता है तथा प्राप्तांकों की व्याख्या इसमें बड़े समूह में की जा सकती है। इसलिए जो प्रमापीकृत परीक्षण है वो कम नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा विश्वसनीय व विविध है। अगला, समग्र एवं सतत मूल्यांकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य कथन है दोस्तों ऑप्शन बी। इसमें छात्रों की उपलब्धियों का मूल्यांकन अंकों के रूप में होता है, ऑप्शन बी इसका जवाब होगा।
ठीक है दोस्तों, यह कथन असत्य था। निम्नलिखित में से कौन समग्र एवं सतत मूल्यांकन का एक उपकरण या साधन है? तो ये दोस्तों प्रश्नावली भी है, जांच सूची भी और निरीक्षण भी, तीनों बातें हैं, तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा उपरोक्त सभी। अगला देखिए कि उपचारात्मक शिक्षक की सफलता मुख्यतः निर्भर करती है। ये निर्भर करती है दोस्तों समस्याओं की पहचान पर, ऑप्शन सी। तो ये थे आपके दोस्तों लैंग्वेज 1 हिंदी के प्रश्न। अब आते हैं लैंग्वेज 2 इंग्लिश पर। पैराग्राफ दे रखा है दोस्तों, इसमें से मैं सवालों के जवाब ढूंढने हैं। अब देख लीजिए, ग्रेट मैथमेटिशियन रामानुजन वाज बोर्न ऑन 2 दिसंबर 1887 इन इरोड साउथ इंडिया एज द एल्डेस्ट सन इन ए फैमिली। तो मैथमेटिशियन रामानुजन के विषय में दोस्तों ये पैराग्राफ है आपका, देखिए इससे संबंधित हमें क्वेश्चन के उत्तर देने हैं। तो प्रश्न देखिए दोस्तों 61वां, रामानुजन्स मदर टुक इन कॉलेज स्टूडेंट्स एज ए बोर्डर्स बिकॉज ऑप्शन आपके, द फैमिली वाज ऑन द वर्ज ऑफ पॉवर्टी, शी वांटेड टू गिव हर सन ऑल द कंफर्ट्स ऑफ लाइफ, या शी वांटेड टू सेव मनी टू बाय हाउस, या शी हैड टू पे ह्यूज डेब्ट्स। तो ऑप्शन ए इसका जवाब होगा दोस्तों, द फैमिली वाज ऑन द वर्ज ऑफ पॉवर्टी, क्योंकि जो परिवार था रामानुजन का वो बहुत ही गरीब था। इसी कारण रामानुजन की माता ने उनको कॉलेज जो है बॉर्डर के पास जो था वहाँ पर उनको पढ़ाया था। ठीक है, द टर्निंग पॉइंट इन रामानुजन्स लाइफ केम व्हेन, रामानुजन की ज़िंदगी में सबसे घुमावदार जो क्षण था वो कौन सा था, यानी जिससे उसकी ज़िंदगी बदल गई हो। वो था जब ही गोट ए जॉब इन इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी, जब उसको इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी में एक नौकरी मिली, ऑप्शन बी। आगे है, द सपोर्ट रामानुजन रिसीव्ड फ्रॉम हिज स्कूल जस्ट दैट, इसका जवाब होगा ऑप्शन बी, ए टैलेंटेड पर्सन नीड्स नरिशमेंट टू फ्लोरिश। जो साथ जो है स्कूल का मिला था रामानुजन को, वो सुझाता है कि एक टैलेंटेड जो व्यक्ति होता है उसको सिर्फ धकेलने की ज़रूरत होती है, सपोर्ट करने की ज़रूरत होती है, वो अपने आप ही अपनी ज़िंदगी संवार लेगा। तो ऑप्शन बी इसका जवाब होगा दोस्तों। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट जो है सही कथन हमें चुनना है। तो करेक्ट स्टेटमेंट है ऑप्शन डी, सेसु अय्यर वाज रामानुजन्स पैटर्न, ऑप्शन डी। ठीक है, मतलब फ्रेजल वर्ब रील ऑफ मीन्स टू, रील ऑफ का मतलब क्या है, इसका अर्थ है से क्विकली, बहुत तेजी से बोलना, ऑप्शन ए।
आगे है डायरेक्शन दे रखी है, क्वेश्चन नंबर 66 से 70 है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट आर फॉलो बाय सिलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। 4 ऑप्शन में दे रखे होंगे दोस्तों, मोस्ट अप्रोप्रिएट यानी जो भी सही लगे वो आपको चुनना है। पैराग्राफ दे रखा है दोस्तों, ए कम्प्लीटली एन एजुकेटेड फार्मर्स वर्क इज फार मोर इम्पोर्टेंट देन दैट ऑफ ए प्रोफेसर। ये आपको पैराग्राफ दे रखा है दोस्तों, इसी हमें क्वेश्चन के आंसर देने हैं। देखिए 66वां क्वेश्चन है ओनली सच टाइप ऑफ एजुकेशन कैन बी कॉल्ड वैल्यूएबल, सच टाइप ऑफ एजुकेशन रेफर्स टू। तो ये बताती है ऑप्शन डी कि दैट विच इनेबल्स अस टू डू एनी वर्क एंड नॉट टू हेट एनी वर्क। किसी कार्य को करना अच्छा रहता है बिना उसको करने के, यानी काम से काम रखो, काम से नफरत ना करो। यही बात जो है शिक्षा में सिखाती है। ठीक है, which word in the passage is one word for one who is a यूनिवर्सिटी टीचर। यूनिवर्सिटी अध्यापक को क्या कहा जाता है? सबको पता है, ये कहा जाता है प्रोफेसर, ऑप्शन बी। आगे कंप्लीटली अनएजुकेटेड फार्मर्स वर्क इज मोर इम्पोर्टेंट देन। एक अशिक्षित किसान का कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण होता है किसके सिवाय? ये होता है किसी भी दैट ऑफ ए प्रोफेसर, किसी प्रोफेसर के तुलना में। आगे देखिए कि प्रोफेसर्स इन सम कंट्रीज वेस्ट देयर टाइम बिकॉज। कुछ देशों में जो प्रोफेसर होते हैं वो अपना समय बर्बाद करते हैं क्योंकि उनको अपना हाउस कार्य भी करना पड़ता है, घर कार्य भी करना पड़ता है। दे हैव टू डू हाउस वर्क, ऑप्शन ए। आगे देखिए कि विच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ लाइक। लाइक का विपरीतार्थक में चुनना है दोस्तों। इसका विपरीतार्थक है दोस्तों स्कोर्न, ऑप्शन सी। लाइक होता है पसंद और स्कोर्न होता है नापसंद। अगला अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 इवेल्युएशन शुड बी टेकन एज ए। जो मूल्यांकन है वो लिया जाना चाहिए किस प्रकार से? एज ए हर्डल ऑब्स्टैकल, एक बाधा के रूप में, यानी कि ये बाधा हमें पार करनी ही होगी। इस प्रकार से जो है बच्चों को मूल्यांकित किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन इसका जवाब होगा। अगला टीचर एज पर एनसीएफ 2005 इज ए। एनसीएफ 2005 के अंतर्गत एक अध्यापक क्या है? ये फैसिलिटेटर, एक सुविधादाता, ऑप्शन सी। एनसीएफ 2005 के अनुसार अध्यापक एक सुविधादाता है। आगे देखिए कि चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव विच बेस्ट कंप्लीट द सेंटेंस। सेंटेंस है चिल्ड्रन कैन बी इनकरेज्ड टू लर्न ए न्यू लैंग्वेज। चिल्ड्रन जो है प्रोत्साहित हो सकते हैं एक नई भाषा सीखने के लिए, किसके द्वारा? ये सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग एम्पल अपॉर्चुनिटीज फॉर यूजिंग द लैंग्वेज। पर्याप्त मात्रा में अवसर देना बच्चों को भाषा सीखने के,
इसी प्रकार से जो बच्चे हैं वो प्रोत्साहित हो सकते हैं और किसी भाषा को सीख सकते हैं। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। ठीक है। मतलब while speaking for the first time the students generally face। सर्वप्रथम बोलते समय जो बच्चे हैं वो किस प्रकार की कठिनाई महसूस करते हैं? ये करते हैं इनहिबिटेशन की। ऑप्शन ए। ठीक है। अगला, ब्लैंक इज ए प्री रिक्वेस्ट टू लर्निंग इंग्लिश। किसी भी इंग्लिश को, भाषा को सीखने के लिए, या कोई भी भाषा हो उसको सीखने के लिए जो मोटिवेशन होता है वो सबसे ज़रूरी होता है। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा दोस्तों। किसी को प्रेरणा मिले, किसी की उत्तेजना उस किसी भी चीज़ में बढ़े तो अच्छी तरह से उसको सीख सकता है। तो मोटिवेशन इसका जवाब होगा दोस्तों। मोटिवेशन इज प्रीरिक्विस्ट टू लर्निंग इंग्लिश। इंग्लिश इन इंडिया इज ए लैंग्वेज यूज्ड। इंग्लिश जो भारत में मानी जाती है, किस प्रकार की भाषा उपयोग की जाती है? ये की जाती है फॉर वाइडर कम्युनिकेशन, बृहत रूप से जो संप्रेषण होता है उसके लिए, फॉर प्रेस्टीज सिंबल, ख्याति के लिए, फॉर सेक्सिंग टू क्वालिटी लिटरेचर, साहित्य में अपनी रुचि को बढ़ाने के लिए, अपनी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए इंग्लिश का यूज होता है इंडिया में। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा, उल्लोह दीपो। ठीक है। सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आप मिस मत कीजिएगा। वेल, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वेशन इन द एनसीएफ 2005, 313 इंग्लिश इज ए ब्लैंक लैंग्वेज इन इंडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनसीएफ 2005 के अनुसार इंग्लिश को क्या माना गया है इंडिया में, भारत में? ये माना गया है सेकंड लैंग्वेज। ऑप्शन सी। ठीक है। When learners have devised linguistic backgrounds, the teacher should। तो जो अध्यापक है उसको बच्चों को सिखाने के लिए यूज मल्टी लैंग्वेज अप्रोच। ऑप्शन डी, बहुभाषिक तरीके से बच्चों को सिखाना चाहिए। अगर बच्चों का जो पूर्वाग्रह है, पूर्वी संस्कृति है, उसमें भाषाई बिगड़ा हुआ हो तो बच्चों को बहुभाषिक रूप से सिखाना चाहिए अध्यापक को। ठीक है। रिडक्टिव पोएट्री मीन्स, इसका अर्थ है पोएट्री विच टीचेज। ऑप्शन सी, पोएट्री जो कि सिखाती है। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। मतलब पोएट्री टीचिंग शुड बी बेसिकली ए प्रोसेस ऑफ, जो कविता सिखान होता है वो मूल रूप से एक प्रक्रिया होनी चाहिए। किस प्रकार की? ये होनी चाहिए जॉय की। ऑप्शन बी, खुशी की। आगे है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डू द लेटर्स एस हैज डिफरेंट साउंड? इन चार ऑप्शनों में से किस एक ऑप्शन में एस जो है
उसकी साउंड अलग निकलती है। बोल के देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है ए पुश, एस की आवाज़ आई। पी में दिस, एस की आवाज़ आई। सी है सू, इसमें सू की आवाज़ आई यानी सै की। और डी में वॉश, इसमें शै की आवाज़ आई। तो डिफरेंट साउंड एस की किस ऑप्शन में आई है? यह है दोस्तों दिस में, ऑप्शन बी। ठीक है। अगला, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डू द लेटर पी हैज अ डिफरेंट साउंड। इन चार ऑप्शनों में से किसमें जो है पी की डिफरेंट साउंड आ रही है, अलग साउंड आ रही है, अलग आवाज़ आ रही है? बोल के देख लेते हैं। ऑप्शन ए है प्योर, पी की आवाज़ है। फोटो, फै की आवाज़ है। पीएचडी, पी की आवाज़ है। पर्सन, पी की आवाज़ है। आपको पता लग गया होगा दोस्तों, ऑप्शन बी इसका जवाब होगा फै, फोटो। और सभी में पी की है, इसमें फै की है। आगे है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स विच वन बिगिंस विद डिफरेंट साउंड देन दैट ऑफ अदर। हमें बताना है कि किस में जो है अलग आवाज़ निकलती है दूसरों के मुकाबले में पहले शब्द में। तो देखिए, फास्ट, फ़ोन, फेस, फैशन, फ्रेजल, दो सभी में जो है दोस्तों सेम आवाज़ है फै की। तो किसी भी में जो है अलग साउंड नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा नन। ऑप्शन डी इसका जवाब है नन। ठीक है। आगे है, फाइंड आउट द करेक्ट वन। एन octave, a group of 8 lines. A sestet, a group of 6 lines. A terect, a group of 3 lines. तीनों ही सही हैं दोस्तों। ऑप्शन डी इसका जवाब होगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है। आगे, मिस्ट्री प्लेज आर आल्सो नोन एज। जो रहस्यमयी नाटक होते हैं उनको जाना जाता है किस प्रकार की, किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है कॉर्प्स क्रिस्ट के नाम से। ऑप्शन बी, कॉर्प्स क्रिस्ट। आगे देखिए दोस्तों, द फर्स्ट इंग्लिश प्ले टू बी कॉल्ड मेलोड्रामा और मेलोड्राइन वाज। ये था दोस्तों ए टेल ऑफ मिस्ट्री। ऑप्शन है। आगे है, डायरेक्शन है क्वेश्चन नंबर 87 से 88 है। दी चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस फॉर द गिवन सेंटेंसेस। टेंस हमें चुनना है दोस्तों सही। देखिए 87वां क्वेश्चन, ही ब्लैंक इन लव विद हर ओवर ए ईयर एगो। इसमें कौन सी वर्ब आएगी? ये आ गई दोस्तों फेल। ऑप्शन है। वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा क्योंकि वाक्य में एगो शब्द का प्रयोग है, अतः सेंटेंस पास्ट सिंपल है। आगे, इफ द पेंटिंग इज गुड द ब्लैंक इट इन द एग्जीबिशन। तो इसमें आएगी दोस्तों विल हैंग। ठीक है। अगला देखिए कि पॉइंट आउट फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस है एंड हैविंग नथिंग ही हैथ होल। तो यह आएगा दोस्तों ऑक्सीमोरोन यानी कि विरोधाभास अलंकार इसमें है। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ होल।
यानी कि कुछ न होने के बावजूद भी उसके पास सब कुछ है। तो विरोधाभास हुई बातें दोस्तों। अगला, द क्वालिटी ऑफ mercy is not strained, it dropped as the gentle rain from heaven. The point out the figure of speech in the above lines. तो दोस्तों आपको बता रखा है, जब आपको सेंटेंस में कहीं लाइक और एज मिल जाए तो आपको कौन सा अलंकार बनना है? सिमिली, यानी कि उपमा अलंकार। तो ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। तो ये थे दोस्तों आपके इंग्लिश के प्रश्न। अब हम करेंगे दोस्तों गणित के 30 प्रश्न। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन में, मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है दोस्तों ऑप्शन बी, लोक का। ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। यह कथन है लोक का। आगे है कि किसी वस्तु को 19,800 रुपये में बेचने से 10% लाभ होता है, इसका क्रय मूल्य कितना होगा? क्रय मूल्य आपको पता है दोस्तों का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है दोस्तों विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस गुना 100/100 प्लस लाभ प्रतिशत। ये फॉर्मूला होता है दोस्तों। आपको सब कुछ दे रखा है। विक्रय मूल्य कितना है? 19,800 गुना 100 प्लस प्रॉफिट कितना है? 10, 110 हो जाएगा दोस्तों। तो आपको काटना देना ही, 0 से 0 कट गई, ठीक है। और ये चला गया दोस्तों 180 पर। तो जवाब कितना हो गया हमारे पास? क्रय मूल्य 18,000 रुपये। तो 18,000 इसका जवाब होगा। ऑप्शन 20 का जवाब होगा। ठीक है, आसान सा था। आपको सिर्फ फॉर्मूला लगाना है क्रय मूल्य निकालने का। क्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य गुणा 100/100 प्लस लाभ प्रतिशत। अगला, 500 सैनिकों की टुकड़ी के लिए 24 दिन के लिए भोजन का प्रावधान था। यदि अचानक 300 सैनिक अतिरिक्त आ जाने पर भोजन वो कितने दिन चलेगा? तो दोस्तों बिल्कुल आसान सा है। आप क्या कीजिएगा, जो आपको दे रखा है सबसे पहले इनकी गुना कर लीजिए। यानी कि 500 दे रखा है और 24 दे रखा है। सिंपल सा बताऊंगा दोस्तों, 500 गुना 24। और अब आगे कितने? 300 और आगे, तो 500 प्लस 300 कितना हो गया? 800 हो गया दोस्तों। और जो 800 है वो आप भाग में लिख दीजिए, आपका जवाब आ जाएगा। तो इसके काटने पीटने के बाद आपका जवाब आएगा ऑप्शन बी, 15। ठीक है, आसान सा है दोस्तों। मतलब 3 की शक्ति 15 गुना 7 की शक्ति 8 गुना 2 की शक्ति 5 के भाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 3, 7 और 2 तीनों ही भाज्य संख्याएं हैं। तो इनकी अभाज्य संख्या कितनी होगी? 3 की 15 में होगी 15 अभाज्य संख्याएं। 3 15 बार आएगा। 7 कितनी बार आएगा? 8 बार आएगा। 2 कितनी बार आएगा? 5 बार आएगा। हम इनको जोड़ देना, हमारा जवाब आ जाएगा दोस्तों। आपका जवाब होगा 28, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला 25,075 पैसों को रुपयों में परिवर्तित कीजिए। रुपयों में परिवर्तित करने हैं दोस्तों ये पैसे। आपको क्या कर देना है? सिंपल सा 25,075 को भाग दे देना है 100 से। ठीक है, तो 0 पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा दोस्तों, यानी 250.75 रुपये आपके पास हो जाएंगे। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, इसलिए 100 से भाग कर दिया।
अगला योग गुणा तथा सामान्यीकरण आदि संक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। ये करते हैं बीजगणितीय संरचना में। ऑप्शन है इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है। अगला निम्न चित्र में कितने त्रिभुज हैं? तो मान लेते हैं दोस्तों, ये पॉइंट है ए, ये है डी, ये है ई, ये है बी और ये है सी दोस्तों। तो आप देख सकते हैं ट्रायंगल ए डी ही है, ए डी ई एक हो गई। ठीक है। ट्रायंगल डी ई सी है, डी ई सी है, एक हो गई। फिर आगे है बी डी सी, बी डी सी है दोस्तों, बी डी सी, फिर 3 हो गई। फिर है ए डी सी, ए डी सी 3 हो गई दोस्तों। और फिर अंत में है ए बी सी, ए बी सी पूरी की पूरी हो जाएगी दोस्तों। तो कितनी ट्रायंगल हैं? ये हैं दोस्तों 5 टोटल। तो ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। 5 त्रिभुज हैं इस आकृति में। ठीक है, आसान सा था दोस्तों। क्रमागत श्रेणी की माध्यिका ज्ञात करने के लिए सूत्र माध्यिका ये है दोस्तों, इसका प्रयोग करते हैं। यहाँ सी इंगित करता है। तो यहाँ पर सी इंगित करता है दोस्तों माध्यिका वर्ग के पूर्ववर्ती वर्ग की संचयी आवर्ती। ऑप्शन सी। ठीक है। एक सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान 40.2 डिग्री सेल्सियस था। अंतिम 4 दिनों का औसत तापमान 41.3 डिग्री सेल्सियस था। पूरे सप्ताह का औसत तापमान 40.6 डिग्री सेल्सियस हो तो चौथे दिन का तापमान कितना है? तो मैं दे कर रखा है दोस्तों, चौथे दिन का तापमान हमें निकालना है। प्रथम 4 दिन का कितना हो गया? 40.2 गुना 4, ये टोटल आ गया दोस्तों प्रथम 4 दिनों का। अंतिम 4 दिनों का कितना हो जाएगा? 41.3 गुना 4, यह आ गया दोस्तों अंतिम 4 दिनों का कुल तापमान। और पूरे सप्ताह का तापमान कितना है वो माइनस घटा देंगे इसमें से, 40.6 गुना 7। तो आपका जवाब आ जाएगा दोस्तों, ये कितना हो जाएगा? 160.8। अगला कितने हो जाएगा? 165.2। अगला हो जाएगा दोस्तों 284.2। तो आपको इसमें से घटा देना है। तो 326 माइनस 284.2, तो हमारा जवाब आ जाएगा दोस्तों 41.8 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। ठीक है। आगे एक छात्र ने क्षेत्रफल क्या है कि प्रत्युत्तर में लंबाई गुना चौड़ाई उत्तर दिया। क्षेत्रफल की उदाहरण के बारे में, छात्र की समझ के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो इसका जवाब होगा दोस्तों, छात्र किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में उपयोग किया। तो ऑप्शन ए इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है। आगे साधारण ब्याज की किस दर पर कोई धन 8 वर्ष में 2 गुना हो जाएगा? तो दोस्तों जब आपको 2 गुना 3 गुना दे रखा हो तो सीधा सा एक फॉर्मूला लगता है। फॉर्मूला बता दे रहे हैं आपको दर निकालने का, जो होता है n-1 गुना 100 बटा समय। ये फॉर्मूला लगाना आपको दोस्तों, जवाब आपका आ जाएगा। n कितना है? यानी n होता है 2 गुना, यानी 2 - 1 गुना 100 बटा समय कितना है? 8 वर्ष। तो 1/8 गुना 100 कितना हो जाएगा आपका? हो जाएगा दोस्तों 12 से 1/2 प्रतिशत। ऑप्शन डी। ठीक है। अगला, बच्चों के बीच गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है।
ये नहीं है दोस्तों समूह बनाना, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं कि यदि कोण ए ओ सी, यानी कोण ए ओ सी, ये आपको दे रखा है 4x, बी ओ सी दे रखा है 6x प्लस 3 30 डिग्री हो, तो x के किस मान के लिए ए ओ बी एक सरल रेखा होगी? तो आपको पता है दोस्तों सरल रेखा का पर बना कोण होता है वो 180 डिग्री होता है। तो आप क्या कर लेंगे, 6x दे रखा आपको 6x प्लस 30 डिग्री, यानी कि बी ओ सी और ए ओ सी इनका जोड़ होगा 180 डिग्री। तो 6x प्लस 30 प्लस 4x किसके बराबर है? ये है दोस्तों 180 डिग्री के। ठीक है, तो 10x बराबर हो गया 150 के। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों हमारे पास? 15 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या हुई? ऑप्शन सी 15। आसान सा था। ठीक है, सरल रेखा का जो कोण होता है दोस्तों हमेशा 180 डिग्री होता है, याद रखिए। रानीमन बंटनों की प्रास यानी रेंज क्या होगी? तो रेंज होती है दोस्तों अधिकतम व न्यूनतम चर के अंतर को प्रास कहते हैं। यह अधिकतम चर कितना है आप देख सकते हैं, यह है दोस्तों 49 और न्यूनतम चर कितना है 4। तो इनके अंतर कितना होगा? 45, 49 माइनस 4 45। तो ऑप्शन आपका जवाब होगा सी, ऑप्शन सी 45। ठीक है, मतलब कौन सा क्रियाकलाप आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण और आंकड़ों के निरूपण के लिए उपयुक्त नहीं है? ये नहीं है वाद विवाद। मतलब है सबसे छोटी संख्या जिसमें 5 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36 तथा 54 में से प्रत्येक से विभाजित हो जाती है होगी। तो दोस्तों आप सभी को 24, 32, 36, 54 का एलसीएम निकाल लेना है। इसका लघुत्तम स्वावर्त जो आएगा दोस्तों वो आएगा दोस्तों 864। ठीक है, और इसमें से क्या दे रखा है? जिसमें 5 जोड़ने पर प्राप्त संख्या, यानी जोड़ी गई है तो इसमें से 5 घटा देंगे तभी वह संख्या आएगी दोस्तों ओरिजिनल। तो हमारी संख्या जो है वो है 859। तो ऑप्शन 20 का जवाब होगा दोस्तों। तो वह संख्या क्या है? 859। ठीक है, और गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह कि हर कोई गणित सीख सकता है। अगला देखिए कि पानी की एक टंकी 11 मीटर लंबी, 10 मीटर चौड़ी और 9 मीटर ऊंची है। इसमें 6 मीटर की ऊंचाई तक पानी भरा गया है। टंकी का कितना भाग खाली है? तो आयतन शुरू में निकाल लेंगे दोस्तों। टंकी का कुल आयतन कितना होगा? ये होगा LBH, या ये फॉर्मूला होता है दोस्तों। यानी L कितनी है? 11, B है 10, यानी ब्रेथ चौड़ाई, और ऊंचाई कितनी है? 9। तो इसका क्या हो जाएगा? 990 घन मीटर इसका आयतन हो जाएगा हमारे पास। हमें निकालना क्या है? इसमें 6 मीटर की ऊंचाई तक पानी भरा गया है। टंकी का कितना भाग खाली है? तो पानी भरा भाग कितना है? अगर ऊंचाई 6 हो तो 11 गुना 10, यहाँ पर 9 की जगह क्या हो जाएगा? 6। तो ये है दोस्तों 660 मीटर क्यूब। ठीक है, तो खाली भाग कितना हो गया? 990 माइनस 660 कितना हो गया? 330 घन मीटर। ठीक है, और अतः खाली भाग कुल आयतन का कितना है? 330/990। तो कितने में जाएगा दोस्तों? ये 11 से 1/3, 1/3 भाग कितना क्या हो गया? टंकी का भाग खाली है। तो ऑप्शन 20 का जवाब होगा 1/3 भाग। ठीक
ठीक है। अगला दिलीप -3 -4 = 7 लिखता है, इस त्रुटि का कारण है। इसका कारण है दिलीप को पूर्णांकों के योगफल की संकल्पना स्पष्ट नहीं है, ऑप्शन डी। अगला देखिए कि टेढ़ी मेढ़ी रेखा कहलाती है, इसे कहते हैं वक्र रेखा। वक्र रेखा क्या होती है दोस्तों, किस प्रकार से? ये होती है दोस्तों इस प्रकार से, इस प्रकार से इसको वक्र रेखा कहा जाता है। ऐसी रेखा जो एक बिंदु को दूसरे बिंदु से दिशा परिवर्तन करते हुए मिलाती हो उसे वक्र रेखा कहते हैं। अगला है प्रश्न 111 से 112 तक की सीमा द्वारा कक्षा 6 की परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित व विज्ञान विषयों में प्राप्त किए गए अंकों का विवरण नीचे दिए गए लेखा चित्र में दिया गया है। इन विषयों में सीमा द्वारा प्राप्त सभी अंकों का योग 480 है। सावधानी से पढ़कर निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। यार एक दे रखा है दोस्तों जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित के आपको दे रखे हैं, तो इससे संबंधित 2 क्वेश्चन होंगे। देखिए, सीमा ने गणित में कितने अंक प्राप्त किए? तो टोटल जो होगा दोस्तों उनका आप जोड़ेंगे जब तो होगा उसका 480। और गणित के अंक कितने थे? 93। ठीक है, डिग्री में दे रखे थे तो बटा 360 कर देंगे, क्योंकि पूरा वर्ग दे रखा था तो 360 गुना 480, इससे हमारे गणित के अंक प्राप्त हो जाएंगे। तो इसका जवाब आएगा आपका 0 से 0, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 3 तिया 9 और 3 निकम 3, यह आ जाएगा आपका 124 अंक। तो सीमा ने गणित में अंक प्राप्त किए 124, ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। ठीक है, वाला सीमा ने हिंदी में अंग्रेजी की तुलना में कितने अंक अधिक प्राप्त किए? तो हिंदी के अंक कितने थे दोस्तों? 108 थे। टोटल कितने थे? 480 थे। तो 108 बटा 360, 360 बटा में क्यों कर रहे हैं दोस्तों? क्योंकि वो डिग्री में दे रखे हैं आपको, तो गुना 480, ये टोटल थे। जब आप इसको काटेंगे 12 तिया 36, 12 चौक 48, 3 तिया 9, 3 छिक 18, 36 चौका कितने होते हैं? 144 दोस्तों। तो ऑप्शन 20 का जवाब होगा। ठीक है, तो अब निकालना क्या है? अंग्रेजी की तुलना में कितने अंक अधिक प्राप्त किए? हिंदी में आगे दोस्तों 144, अंग्रेजी में कितने आएंगे देख लेते हैं। अंग्रेजी में कुल कितने थे? 72 थे। 72 बटा 360 गुना 480, तो इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 96 अंक हो जाएंगे। तो हिंदी में कितने थे? 144 थे। और अंग्रेजी में कितने हुए? 96। तो घटा देंगे तो हमारे जवाब आ जाएगा, इसका जवाब होगा 48, ऑप्शन 20 का जवाब होगा। तो हिंदी में अंग्रेजी की तुलना में 48 अंक अधिक प्राप्त किए। ठीक है, अगला पाइथागोरस प्रमेय सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट वितरित की है जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया था और बच्चे को त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा जाता है। किस विधि परिस्थिति में शिक्षक ने प्रयोग किया? ये किया दोस्तों आगमन विधि में, यानी विशेष सामान्य की ओर इसका प्रयोग किया। आगे है, गांव की कुल जनसंख्या 78,692 है। इनमें से 29,642 पुरुष हैं, 28,167 महिलाएं हैं तथा शेष बच्चे हैं। तो बच्चों की संख्या है, तो गांव की कुल संख्या है दोस्तों 78,692। स्त्री व पुरुषों की संख्या टोटल कितनी है? 29,642 प्लस 28,167,
तो टोटल हो जाएगा हमारे पास कितना, 57809। तो बच्चों की कितनी संख्या रह जाएगी, टोटल में से ये घटा देंगे तो हमारे पास वो हो जाएगा। तो कितना बचा, 20,883। तो ये किसकी संख्या आ गई, ये आ गई दोस्तों बच्चों की संख्या। तो ऑप्शन ए इसका जवाब होगा 20,883। ठीक है, आसान सा था बिल्कुल। संकल्पना मानचित्र के बारे में सत्य नहीं है। ये रही ऑप्शन ए, संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जाना चाहिए। ये बात सत्य नहीं है। ठीक है, मतलब यदि 12 पेनों का क्रय मूल्य 16 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो लाभ या हानि प्रतिशत का फॉर्मूला जो होता है आपका होता है दोस्तों क्रय मूल्य यानी कि CP माइनस विक्रय मूल्य यानी SP बटा विक्रय मूल्य गुना 100। यह आपका होता है दोस्तों लाभ हानि प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला। तो आपका CP कितना है, यानी कि कॉस्ट प्राइस 12 रुपये है। SP कितना था, 16 था, बटा 16 गुना 100। तो आपका जवाब कितना होगा, -4 बटा 16 गुना 100। तो आपका जवाब जो आएगा दोस्तों -25 आएगा। तो हानि कितने की हुई, उसको 25% की। ऑप्शन 20 का जवाब होगा। आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य गुणा 100। ये होता है दोस्तों लाभ हानि प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, आगे द्वितीयक समंक अनुसंधानकर्ता को, तो इसमें समुचित जांच के बाद उपयोग में लेने चाहिए। ऑप्शन ए। अगर निम्नलिखित 4 संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखें। अवरोही क्रम होता है दोस्तों घटते क्रम, यानी सबसे पहले बड़ा फिर उसे छोटा फिर उसे छोटा। दोस्तों इसमें सबसे पहले जो आएगा वो आएगा ऑप्शन तीसरा। सबसे पहले बड़ा ये है 4203,756। उसके बाद आएगा 4203,675। उसके बाद आएगा दूसरा 4203,657। उसके बाद आएगा दोस्तों पहला 4203,567। ठीक है, तो ऑप्शन 20 का जवाब होगा 3 4 2 1। इसका सही क्रम है। ठीक है, अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाओं की लंबाई का योग सदैव होगा, ये होगा दोस्तों सदैव तीसरी भुजा से बड़ा। ऑप्शन बी। ठीक है, अगर लोहे के 3 घनों के किनारे क्रमशः 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं, उनको पिघलाकर एक घन बनाया गया है, तैयार की गई उस घन का भुजा बताइए। तो घन का आयतन कितना है दोस्तों, इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, एक घन निकालने का 6 क्यूब, दूसरे घन का आयतन है 8 क्यूब, तीसरे का है 10 क्यूब। तो टोटल कितना हो गया दोस्तों, जो होगा 1728 आपका। तो आपको निकालना क्या है, एक बड़ा घन इनको मिलाकर बनाया गया है, तो इसका घन करेंगे तब क्या होगा, √3 कर देंगे तभी आपकी भुजा आएगी। तो आपका जवाब होगा 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। ठीक है, जवाब भुजा आपको निकालनी थी तीनों को मिला के, जो आपका नया गोला बनता है उसकी। ये थे आपके गणित के प्रश्न दोस्तों। अब आते हैं हम पर्यावरण अध्ययन के प्रश्नों पर। देखिए 121वां प्रश्न, नशीली दवाओं की लत को नियंत्रित करने हेतु आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली औषधि का नाम क्या है।
ये दोस्तों पैथिडीन, ऑप्शन डी। ठीक है, आसान सा था। अगला राजस्थानी कहावत, तिला में तेल कोनी, काश्य है। तो इसका अर्थ दोस्तों इनमें सार की बात नहीं है, ऑप्शन ए। ठीक है। अगला कविता पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में गरीबी, निरक्षरता और वर्ग असमानता जैसे सामाजिक मुद्दों पर बल देना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अनुभव इस उद्देश्य की प्राप्ति में अधिक प्रभावी होगा? तो यह दोस्तों ऑप्शन डी, कि शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्रित करने और उनका विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहना हो। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है। मतलब पर्यावरण को प्रभावित करने वाला कारक है, तो ये है दोस्तों भूस्खलन भी है, भूकंप भी और मौसम भी, तीनों बातें हैं। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा, परोक्ष भी। ठीक है। आगे उपग्रह आधारित दो तरफा की जाने वाली प्रक्रिया है। यह दोस्तों टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, ऑप्शन डी। इसमें प्रेषण और संप्रेषण की तीव्र गति उपग्रह माध्यम से प्राप्त की जाती है। अगला देखिए दोस्तों, कि जिला प्रशासन के निम्न में से कौन से उद्देश्य हैं? तो ये है सरकारी कानूनों तथा आदेशों को लागू करना, सरकार का बुरा राजस्व एकत्रित करना, जनता का अधिकाधिक कल्याण सुनिश्चित करना। तीनों ही बातें जिला प्रशासन के अंतर्गत आती हैं, उद्देश्य इनके हैं। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा, उपरोक्त सभी। आगे है, पर्यावरण हितैषी कृषि पद्धति मानी जाती है। यह है समुद्री शैवाल कृषि, ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, कि पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु यानी थीम आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे अधिक सशक्त है? तो यह ऑप्शन डी, कि यह विषय सीमाओं को नरम सौम्य बनाने और संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा दोस्तों। अगला, राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? ये गाया गया था 1911 कलकत्ता में। राष्ट्रीय गान जनगण मन सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। ठीक है। मतलब भारत में प्रथम यात्री रेलगाड़ी की शुरुआत कब हुई? तो ये हुई थी दोस्तों 16 अप्रैल 1853 को। यह बाप के इंजन का 14 डिब्बों वाली रेलगाड़ी मुंबई से ठाणे के बीच 35 किलोमीटर लंबे पथ पर दौड़ी थी। ये भी याद रखिए दोस्तों। मतलब कच्ची मक्का का दूध निकालकर अथवा कद्दूकस पर कसकर उसे गर्म घी में पकाया जाता है
तत्पश्चात गाढ़ा होने पर शक्कर या मसाले मिलाकर प्रयोग किया जाने वाला व्यंजन है। ये दोस्तों जाजरिया, ऑप्शन डी। अगला देखिए कि शिक्षण में समस्या समाधान विधि का उपयोग किस परिस्थिति में किया जाता है। तो ये किया जाता है दोस्तों जब समस्या किसी पाठ्य पुस्तक से संबंधित हो। बी है जब समस्या स्पष्ट एवं बोधगम्य हो, और जब समस्या महत्वपूर्ण एवं सार्थक हो। तीनों बातें इसमें आती हैं, तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा उपरोक्त सभी। ठीक है। पर्वतारोही परिमलता अग्रवाल को तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड से किस वर्ष सम्मानित किया गया। ये किया गया था दोस्तों 2017 में, ऑप्शन सी। आगे है कि मेड़तनी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था। ये करवाया था बख्त कंवर जी ने, ऑप्शन बी। आगे है कि असोम का प्रसिद्ध एक सींग वाला गेंडा वाला वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है। ये दोस्तों काजीरंगा जीव अभ्यारण्य, जिसकी स्थापना 1908 में हुई थी, ये भी याद रखिएगा। आगे वैधानिक दृष्टि से देश में वनों के प्रकार हैं। ये दोस्तों आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन, तीनों ही बातें हैं, तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा उपरोक्त सभी। ठीक है। निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है। यह दोस्तों वरुण, ऑप्शन बी। सूर्य से दूरी के आधार पर ग्रहों की स्थिति आपको बता दें दोस्तों। सबसे पहले आता है बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण दोस्तों। तो अंत में कौन सा हुआ, वरुण। अगला, भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा विश्व में किस क्रम के अंतरिक्ष यात्री थे। ये थे दोस्तों 138 में। सोवियत संघ के अंतरिक्ष मिशन के अंतर्गत सोयूज T11 अंतरिक्ष यान द्वारा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा थे एवं विश्व के अंतरिक्ष यात्रियों में उनका क्रम 138वां था। उन्होंने 3 अप्रैल 1984 को अंतरिक्ष यात्रा की थी दोस्तों। कितने दिन की थी, 8 दिन की थी, ये भी याद रखिएगा। मतलब वैशाख कृष्ण तृतीया के दिन दिंगा गणगौर किस महाराणा के शासनकाल में शुरू हुआ। ये हुआ था राजा राज सिंह के। सन 1662 से 1680 तक मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने शासन किया था, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। रामसर कन्वेंशन का संबंध है। यह आर्द्र भूमियों के संरक्षण से।
अगला, निम्न में से कौन सा एक सही मेल नहीं खा रहा? ये नहीं खा रहा है दोस्तों भीमसागर परियोजना झालावाड़, और सभी तीनों ठीक है। परवन लिफ्ट परियोजना बारा में है, सावन भादो परियोजना कोटा में है, चोली सिंचाई परियोजना बूंदी में है। लेकिन भीमसागर परियोजना झालावाड़ में नहीं है, बल्कि ये कोटा जिले में है। तो असंगत मेल है ऑप्शन ए, भीमसागर परियोजना झालावाड़। अगला देखिए दोस्तों कि नदी व उद्गम का असंगत युगम है। दोस्तों पहला बिल्कुल ठीक है, मेज उपरमाल का पठार बिजोलिया, बामती केसरपुर चित्तौड़ में है, सोम बिछामेड़ा शीर्षभ देव जैद उदयपुर में है, लेकिन डाईपोडलू नागौर में नहीं है दोस्तों। तो असंगत युगम ऑप्शन डी। डाईपोडलू जो है दोस्तों अजमेर में नसीराबाद में है, न कि पोडलू नागौर में। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा, असंगत युगम है ऑप्शन डी। देश के प्रमुख पावरलूम सेक्टर स्थित हैं। ये है दोस्तों सोलापुर महाराष्ट्र में, सेलम तमिलनाडु में, मदुरई तमिलनाडु में, तीनों जगह है। ऑप्शन डी इसका जवाब होगा उपरोक्त सभी। हालांकि इस विटामिन की कमी से जनन क्षमता में कमी आती है। ये आती है दोस्तों विटामिन ई की कमी से। वसा में घुलनशील विटामिन ई, टोकोफेरोल की कमी से पेशियां कमजोर व जनन क्षमता की कमी हो जाती है। तो ऑप्शन बी इसका जवाब होगा दोस्तों। राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में बाल विवाह कब संपन्न होते हैं? ये होते हैं अक्षय तृतीया को। अक्षय तृतीया या आखा तीज या अबुझ सावा भी से कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। परिष्कृत सिंचाई विधियों में प्रमुख है, यह है बूंद बूंद सिंचाई। आगे है, भारत के प्रमुख स्थापत्य नमूनों में से एक रणकपुर जैन मंदिर राज्य के किस जिले में स्थित है? यह पाली में। आगे देखिए कि त्योहारों एवं उत्सवों में बजाए जाने वाले संगीत की तीव्रता पर नियंत्रण हेतु कानून है। यह है पुलिस अधिनियम 1861, ऑप्शन सी। अगला, पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत पर्यटन विधि निम्न में से किस स्थान पर उपयोगी हो सकती है? ये हो सकती है दोस्तों चिड़ियाघर में, ऑप्शन सी। 150वां प्रश्न देखिए, ये अंतःस्रावी ग्रंथि है। ये दोस्तों अग्नाशय। अग्नाशय जो है इसका रस हल्का क्षारीय होता है और इसका पीएच मान जो है 8 होता है दोस्तों। इसमें 3 एंजाइम पाए जाते हैं, कौन से? ट्रिप्सिन, एमाइलेज व लाइपेज। तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा दोस्तों। तो ये जी दोस्तों आपका रीट लेवल 1 के लिए प्रैक्टिस सेट होता है कंप्लीट। अगर आपको इन 150 प्रश्नों में से किसी भी प्रश्न में कोई समस्या है दोस्तों, तो आप कमेंट बॉक्स में जा सकते हैं और वहाँ पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हर एक कमेंट का रिप्लाई मैं जरूर करूँगा, ये मेरा प्रोमिस आपसे। और उससे भी आगे अगर कोई समस्या है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी जीमेल डाल दूँगा, वहाँ से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं दोस्तों।
और इस वीडियो की पूरी PDF जो है आपको उपलब्ध हो जाएगी और उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों, वहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा और आरएस नोट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए रोचक प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।